आप सभी का स्वागत है डे के क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम 9th क्लास का थर्ड चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो हम इस चैप्टर में हिटलर और उसकी नाज़ीवाद है जो विचारधारा है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आइए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है जिसे हम याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। सबसे पहले क्या होता है, जो वर्ल्ड वॉर आपको पता होगा फर्स्ट सेकेंड हुआ है अब तक 2 बार। एक बार फर्स्ट वाला हुआ था 14 से लेकर 1918 तक हुए थे। ठीक है, और सेकंड वाला था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, ये 2 डेट हैं जिसके बीच में हुआ था। तो यहाँ पे पहले बताया है प्रथम विश्व युद्ध, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो ये 1914 से 18 के बीच में हुआ था। 2 गुट थे, गुट का मतलब होता है ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे। यहाँ पे जो कंट्री थे वो 2 ग्रुप में बट गए थे। एक थे मित्र शक्तियाँ और एक थी केंद्रीय शक्तियाँ, जिसको धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं। एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं इनको। तो मित्र में कौन कौन थे? मेन थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। बाद में यूएसए अमेरिका भी इस मित्र राष्ट्र में आ गया था, शामिल हो गया था। और जो मुख्य देश है इसके धुरी शक्तियों के, जिसको केंद्रीय शक्तियाँ भी कहते हैं, उसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ये इंपॉर्टेंट है। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के इंपॉर्टेंट जो देश है वो आप याद रख लेना कि मित्र राष्ट्र में कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। और धुरी राष्ट्र जिसको केंद्रीय शक्तियाँ भी कहते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। और मित्र राष्ट्र में ही कौन आया था? अमेरिका आया था। प्रथम विश्व का युद्ध का अंत 1918 में जर्मनी के साथ हार के साथ हुआ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका उसका एंड कैसे हुआ? तो 1918 में जर्मनी की क्या होती है? हार होती है। और जर्मनी के हार के साथ ही क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया था? फर्स्ट वर्ल्ड के बाद बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका काम था कि करना, जैसे आज के टाइम पे यूएनओ है ना, उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका काम था कि आगे कभी भी ऐसी जो युद्ध है उनको होने से रोकना। लेकिन वो विफल रहा था जर्मनी के ऊपर। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही अरबों का क्या लगा दिया था, कर लगा दिया गया था कि मतलब ये पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जिम्मेदारी किसको दी गई कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? तो जर्मनी के कारण नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या होता है उसके ऊपर बहुत भारी शुल्क लगाया गया। तो बहुत भारी टैक्स लगा दिया गया कि ये जर्मनी क्या करेगा? पे करेगा वेस्टर्न कंट्री को, जो मित्र राष्ट्र है उनको पे करेगा। क्यों? क्योंकि ये युद्ध का कारण क्या था? कौन था? जर्मनी था। ऐसा बोल के उसको बहुत सारे जर्मनी की सेना को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया गया था। जर्मनी की सेना को ख़त्म कर दिया गया था। और अपनी सेना, जो मित्र राष्ट्रों ने अपनी सेना क्या की थी? धुरी राष्ट्रों में डाल दी थी। वहाँ पे निगरानी, और उसका खर्चा कौन दे रहा था? धुरी राष्ट्र दे रहे थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो बैकग्राउंड को समझ में आ गया होगा। अब फिर होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 39 से 45 के बीच में होता है। ये भी 2 प्रमुख गुटों के बीच था। गुट मतलब बताया था आपको, समूह। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे यहाँ पे भी, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, जिसे रूस भी बोल सकते हैं हम। और क्या था? अमेरिका भी था इसके साथ में। और धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान। तो ये वाला युद्ध भी क्या होता है? ये युद्ध होने के कारण क्या था? जर्मनी की जो हार हुई थी, तो इसके तहत क्या था? मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र पे, जितने भी धुरी राष्ट्र सबके ऊपर क्या था? टैक्स लगाया था, उनकी सेना खत्म कर दी थी और अपनी सेना वहाँ रख दी थी। ठीक है, तो इन सभी कारण के कारण क्या होता है? जर्मनी और जो धुरी राष्ट्र थे वो क्या चाहते थे? बदला लेना। तो उसी के परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इसी बीच क्या होता है? जून 1919 में वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर होती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 से 18 के बीच में, तो 18 को ख़त्म होने के बाद जब जर्मनी की हार हुई थी, तो 99 में क्या होता है? एक वर्साई की संधि हुई थी, जिससे जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्र ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी थी। जो आपको मैं बातें बता रहा था वही सारी बातें। 1919 में क्या हुआ? वर्साई की संधि हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते के साथ ही वर्साई की संधि हुआ, जिसके तहत जर्मनी के ऊपर क्या होते? अपमानजनक बातें, मतलब ऐसी ऐसी शर्तें रखी उन्होंने कि जो क्या थे? जर्मनी के हितों के क्या थे? खिलाफ थे। और वो मित्र राष्ट्र ने उसके ऊपर थोपा और उसको मानना पड़ा। वो कौन कौन सी बातें थे उसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वर्साई की संधि के जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको हम देखते हैं। वर्साई की संधि में जो इम्पोर्टेंट जो प्रावधान थे वो क्या क्या थे? तो सबसे पहले, युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। जो युद्ध में जितना भी हानि हुई है उसका कारण कौन था? जर्मनी को ही अपनाया गया। और क्या बोला गया कि जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी। सेना को भंग करने का मतलब है जो जर्मनी जो सेना रखता था, जो पावरफुल सेना जर्मनी के पास थी, उसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड जुर्माना लगाया गया।
जर्मनी को ही क्या माना गया युद्ध का कारक माना गया, और जिसके तहत उस पर क्या किया, 6 अरब पाउंड का क्या क्या लगाया, जुर्माना लगाया गया। 6 अरब पाउंड का जर्मनी के ऊपर जुर्माना लगाया, किसने, मित्र राष्ट्र ने। और ये पैसा किसको जाता था, ये मित्र राष्ट्र को जाता। फिर निज संसाधन वाले राइनलैंड को भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले, जो जो निज सम्मान मतलब ऐसी जगह थी यहाँ पे, क्या थी, राइनलैंड एक ऐसी जगह का नाम है जो धुरी राष्ट्र के कंट्रोल में था। लेकिन कंट्रोल में होने के साथ साथ क्या था कि ये धुरी राष्ट्र को था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते थे, खनिज लवण पाए थे, जिसको किसने ले लिया गया, इसको ले लिया गया, मित्र राष्ट्रों ने अपने अंडर ले लिया गया, जहाँ पे संसाधन थे, मतलब उनके संसाधन थे, उन पे कब्जा। जर्मनी के सारे उपनिवेश, उपनिवेश क्या होते हैं, जैसे कि मान लो इंडिया क्या था पहले, एक उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का, मतलब दूसरा देश क्या करता था, कंट्रोल करता था और यहाँ से एसेट्स मतलब संसाधनों का उपयोग करता था। तो जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे उन सबको किसने ले लिया, मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। 10% आबादी लगभग कितनी थी वो जर्मनी की, जो इतने सारे उपनिवेश थे, उसका लगभग जर्मनी का 10% क्या था, आबादी थी वो सारे किसने ले लिए, मित्र राष्ट्र ने। 13% भूभाग, वो जर्मनी का कितना पार्ट था, तो उसके उपनिवेश टोटल 13 पार्ट थे। 75% लौह अयस्क भंडार, जो जर्मनी के पास 75% क्या थे, आयरन के भंडार थे, लोहे के भंडार थे, वो उनको अपने अंदर ले लिया गया, आपको अपने कब्जे में ले लिया गया। 26% कोयला भंडार ले लिया गया। मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की जितनी भी ज़मीन थी उसमें से 13% ले लिया, सारे उपनिवेश ले लिए, जितने भी संसाधन थे, 75% लोहा, 26% कोयला भंडार, इन सबको क्या कर दिया, मित्र राष्ट्रों ने अपने पास ले लिया गया। उनका यूज़ खुद के हित में करने लगा। फिर आता है एक वाइमर गणराज्य। अब वाइमर गणराज्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो वर्साई की संधि जो 1919 में हुई थी के बाद जर्मनी के वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मनी में क्या हुआ जब 1990 की वर्साई संधि, उसके बाद क्या हुआ, अभी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो 1919 में जो क्या हुआ, वर्साई की संधि हुआ, वहाँ उसके बाद जर्मनी में क्या हुआ, वाइमर गणराज्य की क्या होगी, स्थापना हुई, जिसे कई सारी समस्या का सामना। अब जो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, इसको क्या होगा, कई सारी समस्याओं को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। वाइमर गणराज्य ना ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस अपमानजनक संधि के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अब क्या हुआ था, वाइमर गणराज्य ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब जो वाइमर गणराज्य, इसी ने क्या किया था, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो और ये अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इसके अंदर मित्र राष्ट्रों को कोई गलती नहीं बोली, सारी गलती जर्मनी और धुरी राष्ट्र को ही बोली गई। इसलिए वाइमर गणराज्य को क्या किया गया, इस अपमान का क्या गया, जिम्मेदार ठहराया गया। फिर वाइमर गणराज्य को युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जिससे आर्थिक क्षति हुई और 6 वाइमर गणराज्य के समक्ष समस्या हुई। अब क्या हो, वाइमर गणराज्य इस पे साइन किया, जिसके तरह 6 अरब का क्या हो गया था, इनको पे करना था मित्र राष्ट्र को। तो जिसके कारण क्या होगी, यहाँ पे आर्थिक समस्या क्या होगी, इस गणराज्य के सामने आने लग गई। वाइमर गणराज्य को 1929 से 32 को आर्थिक महामंदी और उससे औद्योगिक उत्पादन के घटने और बेरोजगारी बढ़ने की समस्या बढ़ी। क्या बोला है यहाँ पे, 1919 में से कर ली, 1929 से लेकर 32 तक यहाँ पे क्या हो गया, आर्थिक मंदी आ गई, औद्योगिक उत्पादन घटने लगी, इंडस्ट्रियल उत्पादन है वो घटने लग गया, और बेरोजगारी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने सारे संसाधन अपने कहाँ दे दिए, मित्र राष्ट्रों ने इनसे कब्जा कर लिया, उपनिवेश छीन लिए, इनकी अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया, इन पे 6 अरब पाउंड का क्या लग गया, जुर्माना लगाया था। फिर क्या है, वाइमन गणराज्य को स्पार्टिकिस्ट लीग के क्रांतिकारी विद्रोह का सामना पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक क्रांतिकारी दल है जो कहाँ थे, जर्मनी में ही था, उसका भी क्या करना, सामना पड़ना पड़ा, क्योंकि लोग इससे विरुद्ध थे ना, ये अपमानजनक संधि से, तो लोगों के अंदर बदले की भावना थी। तो ऐसे ही क्रांतिकारी क्या हुआ था, ग्रुप बना था, जिसका नाम था स्पार्टकिस्ट। इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसके तहत जर्मनी के वाइमर गणराज्य को इसका भी सामना करना पड़ा। वाइमर गणराज्य को अति मुद्रास्फीति का अंदर, जैसे रुपए की, पैसे की क्या होती है, वैल्यू कटती है, तब जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या का भी सामना करना। मुद्रास्फीति मतलब उनकी जो जर्मनी जो मुद्रा थी वो क्या होने लगी, गिरने लगी। उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया गया जाता। उन्हें क्या कहते थे, वाइमर गणराज्य साम्राज्य को, उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर भी उनका मजाक बनाने लगे। मतलब बहुत ज़्यादा ही वाइमर गणराज्य की क्या होगी, थू होने लगी उनके देश में, जिसके कई सारे आर्थिक राजनीतिक सारे कारण थे। फिर क्या थे, उपयुक्त कारणों से लोगों को विश्वास
वायुमंडल गणराज्य से उठ गया। अब जो ऐसी ये थू होने लगी, इसको विद्रोह झेलना पड़ा, आर्थिक संकट को सहना चली गई, तो इससे क्या हुआ, लोगों का विश्वास क्या हो गया, वायुमंडल गणराज्य से उठ गया। वे एक इंतजार में थे जो उन्हें दुखों से छुटकारा दिला सके। इसी पृष्ठभूमि में हिटलर का होता है। तो हिटलर का उदय क्यों हुआ, तो जो वायुमंडल गणराज्य था, वर्साई की संधि के बाद जर्मनी की हालत एकदम तहस नहस हो गई। उन्हें लोगों को के अंदर गुस्सा था, अपने साम्राज्य से एकदम तहस नहस थे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसी बीच क्या आता है, हिटलर आता है, हिटलर का उदय होता है। हिटलर का उदय और पतन कैसे हुआ, तो इसको एकदम अच्छे से यहाँ पे टेबल में बताया गया, तो उसको देखते हैं। तो 1889 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म होता है। उसने जर्मनी की सेना में शामिल होकर बहादुरी के लिए कुछ तगमे भी हासिल किए थे। तगमे मतलब अवार्ड टाइप का। प्रथम विश्व के दौरान, तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जो 1914 से लेकर 18 के बीच में। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद कर लेना, एक नंबर में जरूर आएगा। तो 1914 से लेकर 18 में जो युद्ध हुआ था, उसके बीच में क्या हुआ था, हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। और उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या था, एक सैनिक के था और एक प्रभावी रहा था। इसको बहुत अवार्ड भी मिले थे। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, वर्कर का मतलब होता है जो वहाँ के मजदूर होते हैं, उनकी पार्टी थी ये, का प्रमुख बना। फिर क्या होता है, हिटलर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जो जर्मन वर्कर्स पार्टी का क्या है, उसका प्रमुख बनता है। बाद में यही पार्टी नाज़ी पार्टी के नाम से जानी। फिर इसी का जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, इसका नाम बाद में बदल के क्या बना देते हैं, नाज़ी पार्टी, जो नाज़ीवाद जर्मन हिटलर की विचारधारा पे आधारित है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। चांसलर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर और पीएम होता है ना, तो वैसे ही हेड ऑफ वहाँ पर होता है कंट्री का पूरा, चांसलर बन गया अब क्या, हिटलर वहाँ का, जर्मनी का। 28 फरवरी 1993 को जारी किए गए अध्यादेश, फायर डिग्री के द्वारा अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों के लिए अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। फिर क्या क्या हिटलर ने 1933 को क्या क्या, वहाँ पे प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब होता है, मतलब कि अगर प्रेस को कुछ छापना है, कुछ बोलना है, तो उस पर क्या पहले क्या करना होगा, गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उस अप्रूवल के बाद ही वो करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको दंड किया जाएगा, और तमाम तरीके। तो मतलब कुछ भी नहीं छाप सकता, उसके ऊपर सेंसरशिप है, पूछ के गवर्नमेंट से तब छापना पड़ेगा, और वो भी कितनी देर के लिए, अनिश्चित काल के लिए, मतलब कोई फिक्स नहीं था। तो 3 मार्च 1933 को परिशिष्ट विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन करने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दे दिया। अब क्या होता है यहाँ पे, एक इसी प्रकार जर्मनी में तानाशाही की स्थापना हुई। अब अभी तक तो जर्मनी में संसद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थी। तो हिटलर पहले सोशलिस्ट पार्टी का क्या बना, हेड बना, फिर वहाँ से चांसलर बना। चांसलर बनकर एक और एक्ट लाया जिसपे प्रेस पर सेंसरशिप लगाई। प्रेस पर सेंसरशिप के बाद एक और अध्यादेश जारी किया, जहाँ से क्या किया, संसद को उसने हाशिए पर ढकेल दिया, मतलब उसको पावरलेस करने की कोशिश कर दी। फिर 1933 को क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, जैसे आज के टाइम पे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वैसे ही पहले क्या बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। ये कब बना था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। से जर्मनी को बाहर कर लिया। फिर क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, लीग ऑफ नेशन, ये बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जर्मनी ने क्या किया, हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर लिया। फिर 1936 में क्या होता है, राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया। ये राइनलैंड वही है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, मित्र राष्ट्रों के पास चला गया था, जहाँ पे बहुत से संसाधन भी पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर 1936 में जर्मनी ने हमला किया हिटलर के नेतृत्व में, और उसको वापस ले लिया। इससे क्या हुआ, लोगों में हिटलर के प्रति विश्वास बढ़ा कि हाँ, ये हमारे हित के लिए और हमारे सहयोग के लिए कर रहा है। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में बुलाया। अब देखिए, पहले इसने राइनलैंड में क्या कर लिया, हिटलर ने कब्जा किया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया में इसने क्या बोला, एक जन एक लोग, मतलब एक साम्राज्य और एक नेता की आड़ का, ये एक नारा था वहाँ का पॉपुलर। 1938 में क्या किया, ऑस्ट्रिया पे भी जर्मनी ने कब्जा कर लिया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब क्या हुआ, यहाँ पर राइनलैंड पर कब्जा किया, फिर ऑस्ट्रेलिया पे भी कब्जा कर लिया। फिर इसने क्या किया, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया 1939 में। एक ही साल बाद क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। पोलैंड पर जैसे ही हमला कर दिया, तो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध हो गई, शुरुआत हो गई। अब क्या होता है, यहाँ पे जब पोलैंड पर हमला कर दिया जाता है, तो सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई, और वह देश
धुरी शक्तियों के नाम से जाने गए। अब क्या होता है 1940 में क्या होता है, हिटलर अलाई बना लेता है। किसको? हिटलर, जर्मनी है, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, जापान और इटली क्या करते हैं मिलकर त्रिपक्षीय एक ट्राइंगल, जहाँ पे एक जर्मनी है, एक इटली है और एक जापान है, ये तीनों मिलकर एक ट्राई गुट बना लेते हैं, त्रिपक्षीय गुट। मतलब तीनों मिल जाएंगे, अगर मान लो कोई से कोई वॉर हो तो तीनों मिलके ही एक्ट करेंगे। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन आदि थे। सोवियत यूनियन मतलब रूस। 91 से पहले सोवियत यूनियन, रूस क्या था, सोवियत यूनियन था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे थे मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। हिटलर द्वारा 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया गया। अब हिटलर ने क्या किया, सोवियत यूनियन जो आज का रूस है उसके ऊपर क्या कर दिया था, 1941 में हमला कर दिया। किसने? हिटलर ने। 40 में उसने एग्रीमेंट किया और 41 में रूस पे ही हमला कर डाले हिटलर ने। तो मई 1945 में जर्मनी की हार और हिटलर का पतन हुआ। फिर 1945 में क्या होता है, जर्मनी की हार हो जाती है और हिटलर का पतन हो जाता है 1945 में। 1945 में जर्मनी फिर हार जाता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 39 से 45 के बीच में चलती है। और हारने के बाद क्या होता है, हिटलर का पतन हो जाता है। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है, जापान की हार। तो हिटलर के पतन के साथ ही यहाँ क्या होता है 1945 में मई में क्या हो जाता है, जर्मनी तो हार जाता है। फिर लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। तो अगस्त 1945 में क्या करता है, अमेरिका क्या करता है, जापान को परमाणु बम गिर देता है, जिससे क्या होता है, जापान भी कुछ दिनों बाद हार मान लेता है। जापान के हार के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति। मित्र राष्ट्र फिर से भी क्या हो गए, जीत गए थे। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी में हिटलर के उदय का कारण क्या था। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण पहला वार्षिक वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्या थी, 1919 में हुई थी, जिसके अंदर क्या होते है, जर्मनी के ऊपर अपमानजनक क्या कहते शर्तें लागू किए गए थे। ठीक है, अपमानजनक शर्त के बाद जो 1990 में थी, उसके बाद आर्थिक महामंदी आ गई थी, जहाँ पे 60 अरब 6 अरब क्या करना था उसे, जर्मनी को, मित्र राष्ट्र को देना था। फिर बेरोजगारी बढ़ गई थी वहाँ पे। सर्वहारा सर्वहारा कारण का भय, मतलब वहाँ पे सर्वाइवल के लिए क्या हो रहा था, चैलेंज हो गया था, जिंदा रहने के लिए लोग लड़ रहे थे। फिर नासी प्रोपेगेंडा, वहाँ पे नासीवाद आ गया था, जहाँ पे उसने सेंसरशिप लगा दिया था, अपनी मोनोपोली करता था, अपनी बातें करता था। फिर आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों के आपसी फूट, फिर जो अलग अलग डिफरेंस गुट थे उसके कारण, जिससे जगह जर्मनी में क्या होता है, जगह जगह क्या होने लगे, क्रांति होने लगी थी। वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियाँ, फिर वाइमर साम्राज्य की जो कमजोरियाँ रही है उनके कारण, तो क्या हो गया, इन सब के बीच में क्या हुआ, लोगों को एक नेता चाहिए था जो उनकी अपमान का बदला लाए। तो इसी बीच क्या होता है, हिटलर जो पहले एक सैनिक था, उसने क्या किया, वहाँ पे उदय हुआ। फिर क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं नासीवादियों का विश्व युद्ध। तो नासीवाद है मतलब जर्मन की जो पार्टी है, जो सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नाम बाद में नासी पार्टी हो गया था, उनका दृष्टिकोण क्या था, वर्ल्ड को लेकर व्यू क्या था। तो नस्लीय श्रेष्ठता, शुद्ध और ना नॉर्गेंट आर्यों का समाज। जो जो हिटलर था वो क्या करता था, नस्लीय भेद था। तो हिटलर में जो यहूदी थे, जैसे कि आज आप जानते हो इसराइल क्या है, एक यहूदी राष्ट्र है। तो यहूदी जो जैसे कि हिंदू मुस्लिम होते हैं, वैसे यहूदी भी होता है, एक धर्म है। ठीक है, वहाँ वो क्या मानता था जर्मनी, हिटलर, कि जो यहूदी है उन्हीं के कारण क्या हुआ है, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए। तो इसलिए उसने क्या हुआ था, अपने काल के अंदर बहुत सी ऐसी नीतियाँ लाई। गैस चैम्बर में यहूदियों को ले जाके एक साथ जला दिया गया, गोली मार दी गई उनको, बहुत सी चीज़ों में क्या कराया था, गिलोटिन को लटका दिया। तो जर्मनी में हिटलर ने क्या किया था, जो यहूदी है उनको खूब मारा। तो वो मानता था कि ये जो वर्ल्ड वॉर का जो हार हुआ है हमारा, वो सीधा किस लिए हुआ है, इनके कारण ही हुआ है। फिर क्या होता, जीवन परिधिनी, अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना। जो नाज़ीवादी है उनका क्या मानना था, हमारे लोग हैं जो जर्मनी के लोग हैं, आर्य समाज के मूल है जो, उनको क्या करना था भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करके वहाँ पे बसाना था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में क्या होना चाहिए, इन्हीं के समाज के उन लोग होने चाहिए, यही होने चाहिए। फिर क्या था, नस्ली कल्पनालोक, यूज़ोपिया, मतलब नस्ल के आधार पर अपने, वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे नस्ल का। हिटलर ने कई लाखों करोड़ों यहूदियों को क्या किया था, मारा था अपने काल के दौरान। फिर सक्षम नेतृत्व, वो क्या चाहते थे, वर्ल्ड को लीड करना चाहते थे, एक खुद को क्या मानते थे कि एक लीडर की तरह देखते थे, जो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, और क्या करना चाहते हो, राष्ट्रीय समाजवाद, जैसे वेस्टर्न में क्या चलता है, पूंजीवाद, जहाँ पे यूरोप वगैरह में क्या चलता है, पूंजीवाद, तो वो समाजवाद का समर्थन थे, ये उसको लागू करना चाहते थे।
फिर नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, जो नाज़ी जर्मनी है, जर्मनी के अंदर युवाओं की स्थिति कैसी थी, जो यंग पीपल है उनकी स्थिति कैसी थी। तो जर्मन में यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, जर्मन में जर्मन और यहूदी, यहूदी कौन थे जिसको हिटलर ने खूब मारा था। इनकी संख्याओं को क्या करता था, वो एक गैस चैम्बर बनाया था उसने, उसके अंदर सबको ले जाके गैस, जहरीली गैस छोड़ देता जिससे वो मर जाते थे। फिर गिलोटीन पे लटका देता है। गिलोटीन क्या होता है, एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या कहता है, आदमी अपना गर्दन रखता है, ऊपर एक ब्लेड लगी रहती है, उसको रस्सी से बांधा रहता है, उसको छोड़ता सीधा ब्लेड का के कट जाता है, उसका सर कट जाता है। ठीक है। तो यहूदी के बच्चे और जर्मन के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे, युवाओं की ये स्थिति थी। जिप्सियों शारीरिक रूप से अक्षम और यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। अब जो जिप्सियों मतलब शारीरिक रूप से जो असक्षम है, मतलब जो जिनको शारीरिक रूप से क्या है, कुछ कमजोरी है, उन सबको क्या कर देता था, और यहूदी को सारे बच्चों को, चाहे शारीरिक रूप से कमजोर हो ना, उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया। और क्या किया था, स्कूल पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया। जब जर्मनी आया, हिटलर आया, तो उसने जर्मनी में क्या किया, स्कूल की जो पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक होती है, उनको क्या किया गया, शुरू से लिखा गया। ठीक है। उसने क्या किया, टेक्स्ट बुक थी, जितनी भी स्कूल की बुक थी, उन सबको शुरू से लिखा, और वहाँ पे नस्लीय भेदभाव, जो नस्ल के आधार पर जर्मन और यहूदियों के बीच में क्या डिफरेंस को बहुत ज़्यादा उसने डीपली एनालाइज किया, और उसको समझाया कि ये क्यों ज़रूरी है। उसने नस्लीय भेदभाव को क्या किया, पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया। 10 साल से ऊपर के बच्चों को युग फोक में दाखिला करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। 10 साल के जितने भी ऊपर के बच्चे, उनको युग फोक में डाल दिया जाता था, जो क्या था, एक युवा संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था। 14 साल के ऊपर के सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी थी। हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई थी, क्या एक विंग बना दी, जैसे आज भी है, जैसे डूसू है, एनएसयू है। ठीक है। वैसे ही हिटलर ने एक अपनी पार्टी का एक बना रखा था, हिटलर यूथ की सदस्य लेना पड़ता था 14 साल के बाद, अनिवार्य, मतलब कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। फिर युवाओं के साथ अब महिलाओं की स्थिति देखते हैं। लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया गया था। वहाँ पे क्या बोल, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जो लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। शुद्ध रक्त वाले बच्चे का मतलब एक ही आदमी का क्या होना चाहिए, बेबी होना चाहिए, किसी अवैध रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहने के लिए बोला गया था। बच्चों का नाज़ी मूल मान्यताओं की शिक्षा देना दायित्व उन्हें सौंपा गया था। माँ का क्या काम था, जो नाज़ी मूल की जो मान्यता है, नाज़ीवाद की जो मान्यता है, उसी हिसाब से बच्चों को क्या करना था, शिक्षा देना था। पहले तो शुद्ध बच्चा होना चाहिए, यहूदी से दूर रहो, और क्या करना है, एक अपनी मान्यता, नाज़ी मान्यता उनको सिखानी है। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, माँ है, क्योंकि वही आगे के जो जर्मन मूल के बच्चे हैं उनको शुद्ध पैदा कर सकती है और यहूदियों से दूर रख सकती है। तो उसको सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। फिर क्या बोलता वो, नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाले माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकान में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी में सस्ते टिकट, और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने तांबे दिए जाते। क्या होता है, जो नस्ली जो नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में, जो क्या होता है, जो नस्ल के आधार पर, जो उनके मूल के नास्तिकवादी विचारधारा पर, मान्यताओं पर रहती है जो महिला है, तो उनको क्या करता है, और जो बच्चे पैदा करती है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जर्मनी की क्या हो, जनसंख्या बढ़े, तो उन्हें विशेष सुविधाएं मिलती है, स्पेशल छूटें दी गई है। जैसे दुकान में ज़्यादा छूट, मान ले एक नॉर्मल जाएगा उसको 10%, लेकिन इसके 4 बच्चे मान लो या 3 बच्चे हैं जो क्या शुद्ध जर्मन मूल के हैं, तो उनको क्या करें, ज़्यादा छूट दी जाएगी। थिएटर हो गई जहाँ पे मूवी देखते हैं, रेलगाड़ी हो गई, जितने भी एडवेंचर वाले टिकट वाले प्लेस है, तो वहाँ पर टिकट में भी उनको छूट सस्ता होगा। बच्चे पैदा करने वाली, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको क्या, कांसा, गोल्ड, सिल्वर और मेडल दिए जाते थे। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के क्या दिए जाते थे, मेडल दिए जाते, कि सम्मानित किए जाते, किसी गेम में दिए जाते वैसे ही। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा या मुंह पर कालिक पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिया था। अवांछित बच्चे मतलब जिसके बाप का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे बच्चों को जो जन्म देते थे उन्हें दंड दिया जाता था। साथ में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती, मुँह गंजा कर दिया जाता था, मुँह पर कालिक पोत दी जाती थी, पूरे समाज में घुमाया जाता था। ऐसी बहुत सी क्या थे, यातनाएं की जाती थी।
फिर क्या था, नाज़ी प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब वो कैसे से क्या करते थे, अपना शासन चलते, उनकी विचारधाराएं कैसी थी शासन करने की। तो सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष प्रकार के शब्द का चयन, जैसे अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, यूथेनेजिया विकलांगों के लिए। अब यहाँ पे क्या था, सामूहिक हत्या करता था हिटलर, यहूदियों को मार देता, जो अपंग व्यक्ति उन सबको मारता, तो उनको क्या एक वर्ड बनाया था उसने। जैसे यहूदियों को जब सामूहिक रूप से मानता था, उसे क्या कहता था, अंतिम समाधान, लास्ट ऑप्शन मानता था कि यहूदी को ख़त्म करने का लास्ट ऑप्शन है। और यूथेनेजिया मतलब जितने भी विकलांग बच्चे हैं उन सबको क्या करता था, मारने के लिए क्या करता था, यूथेनेजिया वर्ड का यूज़ करता था। फिर इवैक्यूएशन मतलब खाली करना, इवैक्यूएशन मतलब खाली करना का अर्थ था लोगों का गैस चैम्बर में ले जाना। इवैक्यूएशन का मतलब करना है खाली करना, इसका मतलब क्या है, उसने गैस चैम्बर बनाए थे बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे लोगों को ले जाने को क्या कहता है, इवैक्यूएशन। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, जो परंपरा वाली यहूदी है उनको अलग तरीके की क्या करता था, छवियों में पेश करता था। प्रचार फिल्म में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया था। जितने भी प्रचार होते थे, फिल्म बनते थे, नाटक होते थे, उन सब में क्या करता था, यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली विचारधाराएं करती थी। द एंटल ज्यू इस तरह की सबसे व्याख्यात फिल्म थी। एक फिल्म है द एंटल ज्यू, ये क्या है, यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक फिल्म बनाई गई थी। नासी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरें, फिल्म, पोस्टर, आकर्षक नारों इत्यादि का प्रयोग, जो नास्तिवादी अपनी विचारधारा है इसको फैलाने के लिए फिल्म का यूज़ किया गया, तस्वीरों का यूज़ किया गया, पोस्टर बनाए, आकर्षक नारे लगाए गए, बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर गया। शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए नासी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग करता है। शासन में बेहतर, उसको क्या था, वर्ल्ड को लीड करने का था, तो वो अपने प्रोपोगेंडा को एक वर्ल्ड का स्ट्रक्चर देके उसे फैलाने पे लगा हुआ था हिटलर। तो ये चैप्टर हमारे यहीं पे था। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ा है, हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको अगर क्या करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर कर लेना है। इसके बीच में लीग ऑफ नेशन, जो आपकी बुक में नहीं दिया है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये क्यों बना था। लेकिन ये क्या हो गया था, लीग ऑफ नेशन मैं आपको बता ही देता हूँ। ये बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्यों कि जिससे इसका काम क्या था कि आगे कभी ऐसे जो पहला विश्व युद्ध था वैसे युद्ध को रोकना। लेकिन क्या हो गया था, ये असफल हो गया था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। कि और इसकी क्या होती, बहुत सारी खामियां थी। इसने फर्स्ट वॉर के बाद शस्त्रीकरण, जो देश क्या करते अपने आर्म वेपन्स को क्या करते बढ़ाते जाते, उसको रोकने में असफल रहा। फिर ये जो जर्मनी के साथ हुआ उसको भी इसने कुछ नहीं बोला, मतलब जो अपमानजनक संधि थी उसके भी सपोर्ट में ही रहा ये भी। तो ये क्या था, असफल रहा था। फिर लीग ऑफ नेशन के बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, इसमें भी जर्मनी हार जाता है। ये बदला लेने के लिए किया था। फिर इसके साथ ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड समझाया गया, हिटलर क्यों उभरा, कि लोगों के अंदर, जर्मन के लोगों में गुस्सा था, वर्साई की संधि थोपी गई थी, वाइमन गणराज्य के प्रति विद्रोह था, आर्थिक मंदी हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। ये सारे कारण के कारण क्या हो गया, वाइमन गणराज्य गिरा और कौन आया, हिटलर का उदय हुआ। हिटलर एक पूर्व सैनिक था, 1885 में उसका जन्म हुआ था। उसने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध भी लड़ा था, कई सारे अवार्ड मिले थे। और हिटलर बचपन से क्या था, एक एट्रैक्टिव लीडर था, मतलब स्पीच देने में एकदम लोगों को प्रभावित करने में सक्षम था। और लोगों को एक ऐसी नेता की ज़रूरत है। फिर उन्होंने का वर्ल्ड, हिटलर का व्यू देख लो, नास्तिवाद का व्यू देख लो, इनका प्रोपोगेंडा देख लोगे। फिर इसका अंत भी आपको पता कैसे हुआ था, जब मई में क्या होता है, 1945 में अमेरिका वगैरह द्वारा इनके ऊपर हमला किया, तो लास्ट में इसका एंड हो जाता है हिटलर का। ठीक है, तो इतना ही था आपका। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, अगर कोई भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।